हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, इस चैनल पर आप लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। हमने स्टार्ट कर रखा है, तो जिसके अंदर मैं आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, डेफिनेशन है, प्रोसेस है, ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक है जो मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ द अकाउंटिंग इन बिजनेस। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो क्या कर सके, जो इनहेंस कर सके हमारी डिसीजन मेकिंग को, या जो भी हम डिसीजन ले, ठीक है, वह डिसीजन की जो यूजफुलनेस है उसको इनहेंस करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपने उठाई और फिर उससे आपने डिसीजन लिया और फिर जो डिसीजन आपने लिया वह एक इफेक्टिव डिसीजन नहीं होगा। तो उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो बेसिकली जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसके जो, अगर मैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ तो ये आपकी डिपेंड करती है। यहाँ पे आपके टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से आएंगे? फर्स्ट है रिलायबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलायबिलिटी। वन बाय वन हम इनको सभी को समझेंगे। सेकेंड, अगर मैं बात करती हूँ कि भाई जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड है रिलेवेंस। इसके बाद थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी। और यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो फोर्थ हमारी क्या है? फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी। ठीक है, अभी वन बाय वन बात करेंगे भी इनका मीनिंग क्या है। तो देखिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। तो रिलायबिलिटी मीन्स, रिलायबल का मतलब क्या है? तो अगर मैं रिलायबल की बात करती हूँ तो रिलायबल मीन्स भाई विश्वसनीय, ठीक है, भरोसेमंद। तो जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए कि भाई जिस पर हम क्या कर सके, भरोसा कर सके, ठीक है, या जिसके बेस पर हम जो डिसीजन है, जो भी हमें डिसीजन लेने हैं वो डिसीजन हम ले सके। और वे डिसीजन है, ठीक है, जो डिसीजन है उसकी जो यूजफुलनेस है वो डिपेंड करेगी कि भाई आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है अगर वो आपकी भरोसेमंद है, एक रिलायबल है, तो आप इजिली अपने जो डिसीजन है, अच्छे से डिसीजन आप ले सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे यही इन्होंने बोला है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी क्या होनी चाहिए? फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी उसमें किसी भी तरह की आपकी एरर नहीं होनी चाहिए। और रिलायबल इन्फॉर्मेशन हम किसको कहेंगे? एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस एंड फेथफुली रिप्रेजेंट। ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करे भाई? जो वो बताना चाह रही है ना वही वो रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है आपका जो फर्स्ट फीचर है। अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है या नहीं है, तो उसको हम कैसे इंश्योर करेंगे? हम उसको ऐसे इंश्योर कर सकते हैं कि भाई अगर हम किसी दूसरी पार्टीज को सेम इन्फॉर्मेशन दे तो वो अगर उस इन्फॉर्मेशन को मेजर करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो उसको चेक करेगा, तो वही सेम रिजल्ट निकल के आएंगे जो हमने जब उसको यूज किया था तब रिजल्ट निकल के आए। तो तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? रिलायबल बोल सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारी रिलेवेंस। तो रिलेवेंस का मतलब क्या है कि भाई हमें जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो रिलेवेंट फैक्ट है उन्हीं को कंसीडर करना है। जो इररिलेवेंट फैक्ट होंगे उनको इग्नोर कर देना है। और इसी के साथ ही जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आपकी टाइमली अवेलेबल होनी चाहिए। और इसी के साथ ही इस तरह की होनी चाहिए कि भाई हम प्रिडिक्शन भी कर सके, फीडबैक भी हम ले सके। ठीक है, तो रिलेवेंस का मतलब क्या हुआ? रिलेवेंट टॉपिक हमें लेने हैं, रिलेवेंट आइटम हमें उनको लेके चलना। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी मैं रिलेवेंसी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि भाई आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे जो रिलेवेंट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि भैया, जैसे मेरे से पूछा मेरा नाम क्या, मैंने बोल दिया मनीषा, तो ये एक रिलेवेंट है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछती हूँ कि मेरे पापा का ये नाम है, मेरी मम्मी का ये नाम है, मेरे दादा का ये नाम है, मेरे पापा ये काम करते हैं, मेरी मम्मी, मेरे से इतना पूछा थोड़ी ना गया। इसका मतलब यहाँ पे मैंने आपको इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देनी स्टार्ट कर दिया है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? रिलायबल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर। ठीक है, किसी भी तरह का उसमें बायसनेस ना हो की गई हो। इसी के साथ ही वो रिलेवेंट होनी चाहिए और टाइम पर अवेलेबल होनी चाहिए जिसके बेस पर हम प्रिडिक्शन कर सके, फीडबैक ले सके। थर्ड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है,
तो अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब क्या, अंडरस्टैंड करना मीन्स समझना। भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें इजिली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, अच्छे से हम इजिली उसको समझ पाए। अगर आपकी रिलायबल भी है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट भी है, ठीक है, टाइमली आपको अवेलेबल भी हो गई है, लेकिन अगर वो समझ में ही नहीं आई तो फिर उसका फायदा होगा कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रिलायबल और रिलेवेंट टॉपिक आपको करा रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस टॉपिक को आपको जर्मन लैंग्वेज में या फिर फ्रेंच लैंग्वेज में, किसी भी अदर लैंग्वेज में अगर मैं आपको यहाँ पे कराती तो भैया क्या आपको समझ में आता, नहीं आता ना। तो भैया अगर समझ में नहीं आता तो फिर इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, अंडरस्टैंडेबिलिटी का, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि भाई हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो कैसी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। लास्ट हमारा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपेरेबिलिटी। तो कंपेरेबिलिटी का मतलब क्या है, कंपेयर करना, कि भाई जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई जिसको हम कंपेयर कर सके। तो कंपेयर कैसे कर सके, कंपेयर हमारा दो तरह से हम कर सकते हैं, एक बोलते हैं इंटर कंपेयर और एक होता है हमारा इंट्रा, ठीक है। तो देखिए जो इंटर कंपेयर होगा, इंटर कंपेयर का मतलब क्या है, जब हम एक कंपनी को कंपेयर करते हैं दूसरी कंपनी से, ठीक है, एक कंपनी को कंपेयर किया हमने दूसरी कंपनी से, तो उसको बोलते हैं हम इंटर। और इंट्रा में क्या होगा, जो कंपनी है विद इन कंपनी, जो कंपेयर हम करेंगे वो कैसे करेंगे, विद इन द कंपनी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपका इंट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी जो अच्छे से आपको समझ में आएगा, या फिर मैं इस आपको यहाँ पे बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से ही आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अगर जो हमारे जो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे टाटा से, तो टाटा से अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, इंटर हमारा कंपैरिजन कहलाएगा। और अगर मैं बात करती हूँ जब रिलायंस के अंदर ही, ठीक है, वो खुद अपने ये देखेंगे कि भाई मैं किस प्रोडक्ट में कैसा जा रहा हूँ, अपने विद इन द कंपनी जो कंपैरिजन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा। यहाँ पे दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं, जैसे अभी आपने एग्जाम दिया, कोई भी आप एग्जाम देते हो, ठीक है, जैसे आपने स्टेट का एग्जाम दिया, तो स्टेट के एग्जाम में आपने क्या किया, आपने कंपेयर किया अपने फ्रेंड के साथ कि भाई उसके 110 मार्क्स बैठ रहे हैं, मेरे 100 मार्क्स बैठ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, इंटर कंपेरिजन कहलाएगा। लेकिन जब आप खुद अपना जो आपने स्टेट का एग्जाम दिया उसी के अंदर आप कंपेयर करते हो, कैसे, आपने देखा कि हिंदी में तो मेरे बस 5 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, और मेरे सब्जेक्ट में भी अच्छे हैं, इंग्लिश में मेरे 15 के 15 है, जीके में मेरे पूरे 10 के 10 है। तो अब आपने कंपेयर किया कि भाई मेरे जो हिंदी में जो मेरे मार्क्स बने ना ये कम है इन कंपैरिजन टू मैथ्स, इंग्लिश, जीके और जो मेरा सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपने कौन सा कंपैरिजन किया, इंट्रा कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या बोलता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई हम कंपेयर कर सके। अगर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो फिर भी वह उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो ये थे बेसिकली आपके 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है, मे बी आपको 3 तो दे दिए जाए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एक न देके एक की जगह कोई दूसरा ऑप्शन देके और फिर आपसे पूछ लिया जाए कि भी इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ये आप याद रखना। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ द अकाउंटिंग इन द बिजनेस, ठीक है। तो इस टॉपिक को देखिए, अगर मैं बात करती हूँ रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द बिजनेस, तो देखिए अगर हम बात करेंगे रोल की, तो जो अकाउंटिंग का जो रोल है, ठीक है, डिफरेंट तरह से। सबसे पहले मैंने क्या बात बताई थी आपको कि जो अकाउंटिंग है वो क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, ठीक है, कि जो बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो कौन देता, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के थ्रू जिस तरह से हम हिंदी इंग्लिश बेसिकली हम यूज करते हैं लैंग्वेज अपने विचार प्रकट करने के लिए, तो सेम अगर हमें किसी बिजनेस की नॉलेज चाहिए तो उसके लिए हमें क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, अकाउंटिंग की। तो यहाँ पे अगर अकाउंटिंग के रोल की बात करती हूँ तो अकाउंटिंग के डिफरेंट रोल है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट रोल करती हूँ वही एज अ लैंग्वेज का रोल प्ले करती है क्या, हमारे जो अकाउंटिंग है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो अकाउंटिंग है उसको यूज किया जाता है टू कम्युनिकेट द बिजनेस के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अकाउंटिंग का। तो इसलिए अकाउंटिंग का एक रोल आपका क्या हुआ कि भाई हम ये एज अ लैंग्वेज का रोल प्ले करती है, ठीक है। सेकेंड रोल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये रोल प्ले करती है एज अ हिस्टोरिकल बेस का, हिस्टोरिकल बेस या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है,
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। क्यों? आप सभी को पता है कि भी जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के अंदर जो हमारी जो रिकॉर्डिंग रहती है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उनको जो रिकॉर्ड करते हैं, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है जो उसकी बेस पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। जो हमारा प्राइस लेवल है उसको लेकर अकाउंटिंग नहीं चलता, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल या चेंज इन द प्राइस लेवल उसको लेकर नहीं चलते। जो हमारी एक बार जो हमने खरीद लिया, जैसे एक मशीनरी है वो 5 लाख रुपए की अगर मैंने परचेज कर ली, तो अब जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो भी एंट्री करूंगी 4 साल तक, 5 साल तक, तो जो मैं मशीन है ना उसकी जो वैल्यू है उसको 5 लाख से ही शो करती हूँ। मार्केट वैल्यू चाहे उसकी 10 लाख हो चुकी है या फिर उसकी 3 लाख हो चुकी है, मैं उसको इग्नोर करती हूँ। तो इसलिए ये सेकेंड हमारा रोल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रोल की अगर मैं बात करती हूँ तो भाई ये हमारा क्या है, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल प्ले करती है हमारे क्या, अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या आएगा आपका, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई जो भी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं वे सारी की सारी क्या है, इंटर रिलेटेड है ना, लिंक्स करती है एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एक बिजनेस के बारे में, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी के साथ ना यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो कि भी रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस क्या है। जैसे भी जो अकाउंटिंग है वो हमें क्या बताती है, वो हमें नेट प्रॉफिट या लॉस बताती है एक बिजनेस का, ठीक है। हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर भी हम ट्रेडिंग एंड पेंडल अकाउंट भी बनाते हैं जब हमें समराइजिंग करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ ही हमें इसके अंदर जो बैलेंस शीट है उसको प्रिपेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो नेट प्रॉफिट है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, अकाउंटिंग की। और इसी के साथ ही यहाँ पे आप एक फाइनेंशियल पोजीशन डाल के भी इसका रोल बता सकते हो कि भी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वह भी हमें किससे पता चलती है, जो हमारी अकाउंटिंग है इससे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये जो अकाउंटिंग है ये इसके सारे रोल हो सकते हैं। एक रोल और यहाँ पे लिख सकते हो, एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी। एज करंट इकोनॉमिक रियलिटी। देखिए जो हमने अकाउंटिंग की है, अकाउंटिंग करने से ही तो हमें पता चला कि भी हमें क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ठीक है। तो जो हमें डिटरमाइन करते हैं ट्रू इनकम ऑफ एंटिटी, ठीक है, जो भी है वो हमारी किसकी हेल्प से होगी, वो हमारी अकाउंटिंग की हेल्प से होंगे। बेसिकली जो हमने अकाउंटिंग की है वही हमने प्रॉफिट एंड लॉस और ये सब बातें, ठीक है। इतना ज्यादा वैसा आपका ये टॉपिक है ना, ज्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है। तो थोड़ा सा भी आपको आइडिया है उसके बेस पे जो भी आपने अकाउंटिंग की है, भी बिजनेस के अंदर हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, किस तरह से वे हमारी हेल्प करती है, तो वही उसके क्या हो जाएंगे, बेसिकली रोल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा। इसी के साथ ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, या फिर अगर आप केवीएस का जो अपना सिलेबस उठाओगे तो उसके अंदर आपका आई थिंक जो स्टार्टिंग है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करके ही होगी, तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बेसिक्स टर्म्स इन अकाउंटिंग। टर्म्स इन अकाउंटिंग तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। आज के लिए एडजस्ट कर लेना, आज भी थोड़ी छोटी वीडियो बनी है ये। तो नेक्स्ट टाइम में आपको लंबी वीडियो मिलेगी और कोशिश करेंगे कि भाई जो हम एक टॉपिक उठाएंगे, जैसे इंट्रोडक्शन और अकाउंटिंग था, तो वैसे तो हम चाहते तो 1.5-2 घंटे की वीडियो बना के इसको एक वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाता। लेकिन नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें कोशिश करूंगी कि भाई 1 घंटा या 1.5 घंटे की आपको वीडियो मिले और उसमें हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर ले, ठीक है। क्योंकि भी आपको भी पता और मुझे भी पता सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा करके तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए फिर ये था आज की वीडियो में। तो बताना वीडियो कैसी लगी और कोई भी आपका सजेशन है वह भी दे सकते हो। और देखिए यहाँ पे ये केवीएस तो है ही है, क्योंकि मैंने केवीएस का सिलेबस उठा रखा है। तो ये मत सोचना कि भाई ये तो जिन बच्चों ने केवीएस के लिए अप्लाई किया सिर्फ वही करेंगे। आपका जो एचपीएससी का स्क्रीनिंग एग्जाम होगा सेम उसके लिए भी यही है। अगर आप कोई यहाँ पे DSSB की इन फ्यूचर आपकी वैकेंसी जाएगी और वहाँ पे तैयारी करोगे आप पीजीटी कॉमर्स के लिए, DSSB के अंदर सेम सिलेबस आपका ये है, ठीक है। एनवीएस है उसका भी सेम सिलेबस यही है। इसी के साथ ही आप कोई भी और एग्जाम देते हो जिसमें आपका कॉमर्स टॉपिक रहेंगे, तो कॉमर्स के टॉपिक तो ही रहेंगे ना। तो ये वीडियो सभी के लिए हेल्पफुल है, ये मत दिमाग में रखना कि भाई नहीं ये तो सिर्फ केवीएस के लिए, अगर मैंने केवीएस का सिलेबस उठाया तो ये उसी के लिए है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहां पे अपने टॉपिक चेक कीजिए, तो ऑलमोस्ट आपको यही टॉपिक मिलेंगे, ठीक है। 1-2 हो सकता है कि आपको चेंज मिले, और ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक्स आपको करा रही हूँ। तो बेसिक्स है तो ये तो सब में मिलेगा भाई। क्लास 11-12 तो
आपकी स्टार्टिंग है तो ये तो चाहे आप एनवीएस दे लो, केवीएस दे लो, डीएसएसबी दे लो, एचपीएससी का अभी एग्जाम होगा वो दे लो, कोई भी अदर एग्जाम दे लो, यूजीसी नेट की भी तैयारी करोगे तो पहले बेसिक्स तो स्ट्रॉन्ग करोगे ना, तो बेसिक तो आपके स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही आप एडवांस पे जाओगे। तो इसलिए ये वीडियो भाई सबके लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को कॉमर्स से रिलेटेड इसी तरह से वीडियोज मिलती रहेगी। और कोई भी सजेशन हो, कोई अदर वीडियोस चाहिए, कोई अदर टॉपिक आप लोगों को चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो फिर उस पर भी आपको वीडियोज मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और जितना उसके उतना शेयर कीजिए, ताकि कॉमर्स के जो भी स्टूडेंट है सभी की हेल्प हो सके, और हम अपनी जो केवीएस की प्रिपरेशन है, एचपीएससी की प्रिपरेशन है, उसको बिल्कुल बेस्ट वे से कर पाए, और अब की बार अपना सिलेक्शन है उसको लेकर रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।